एक मात्र 10 साल का लड़का जिससे उसी के घर में बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस जब इस केस को जब छानबीन करती है तो महज 24 घंटे के अंदर कातिल तक पहुंच जाती है और खुलासा भी कर देती है। लेकिन जब पुलिस इस केस को खुलासा करके जब कातिलों को सामने पकड़ कर लाती है तो किसी को भरोसा तक नहीं होती है। हेलो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल का एक जिला पड़ता है हुगली, और इसी हुगली के एक थाना पड़ता है उत्तरपाड़ा। उत्तरपाड़ा थाना के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है कोननगर, और इसी कोननगर इलाका रहने वाला पंकज शर्मा है, जिसका उम्र महज 35 साल है। और पंकज की पत्नी का नाम शांता शर्मा, जिसका उम्र है 30 साल। और ये दोनों का एक बच्चा भी है जिसका नाम है श्रेयांशु, जिसका उम्र महज 10 साल है, जो अपने ही गांव से चौथी क्लास में पढ़ता था। और इसका बाप भी सोचता था कि एक ही लड़का है, इसको पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बनाऊंगा, और इसके लिए वो दिन रात मेहनत करता था, बच्चा को पढ़ाई लिखाई में कुछ कमी न हो। एक दिन ऐसा आता है कि 18 फरवरी 2024 के संध्या के टाइम पंकज शर्मा किसी काम की वजह से मार्केट गया हुआ था, और उसकी पत्नी भी सब्जी लाने के लिए मार्केट गई हुई थी। और शाम के 7 बजे करीब जब शांता बाजार से घर पहुंचती है, तब अंदर के नज़ारा देखकर वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग जाती है। दरअसल घर के अंदर ही उसका इकलौता बेटा यानी श्रेयांशु का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। शांता इतना ज़्यादा जोर जोर से रो रही थी कि वहाँ के आसपास के लोग भी आ पहुँचते। तभी इस बात की जानकारी शांता के पति यानी पंकज शर्मा को दी जाती है, और उसके बाद थाना को भी सूचित किया जाता है। इधर जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ पंकज के घर पहुंचती है और घटना स्थल की बड़ी मुआयने तरीके से जांच पड़ताल करती है। जब पुलिस उसके डेड बॉडी को चेक करती है, तब मालूम पड़ता है कि उसे तेज तरार हथियार से वार किया गया है, और बगल में गणेश जी की मूर्ति भी है, जिससे साफ पता चलता है कि दरिंदों ने एक मासूम बच्चे के ऊपर गणेश जी की मूर्ति से भी वार किया गया है। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस जब पंकज के घर को पूरे तरीके से मुआयने करती है, तब साफ पता चलता है कि पंकज के घर में रखे सामान सब जहां है वहीं पर पड़ा है, यानी घर में रखे सामान जहां अपने जगह पर है। तब पुलिस ने समझ लेती है कि घर में घुसे कातिल सिर्फ श्रेयांशु को मारना ही था और कुछ नहीं, और उसका इरादा चोरी लूटपाट का तो कुछ बिल्कुल था ही नहीं। तब पुलिस पूछती है कि जब ये कांड हुआ था तब आप लोग कहाँ थे? तब पंकज शर्मा बोलता है कि मैं किसी काम की वजह से घर से बाहर गया हुआ था, और मेरी बीवी सब्जी लेने के लिए बाजार गई हुई थी। उसके बाद पुलिस पूछती है कि क्या आप लोगों के आसपास के ऊपर कोई शक है? तब पंकज तो कुछ नहीं बोलता है और वह चुपचाप रहता है, जबकि उसकी पत्नी बोलती है कि मेरा लड़का एक उसके क्लास में झगड़ा हुआ था और मुझे उसके ऊपर शक हो रहा था, जबकि उसने मेरे लड़का को बुरी तरह से पीटा था। मैंने स्कूल में भी कंप्लेन किया था। आज संडे है, हो सकता है उसी ने खून किया हो मेरे घर में घुसकर। शांता के कहने पर पुलिस उस लड़के के घर पहुंचती है, और जब लड़का को देखने के बाद पुलिस खुद सोच में पड़ जाती है कि ये लड़का तो खून नहीं कर सकता है। मन मन में ही पुलिस ये सोच रही थी। उसके बाद भी लड़का से पूछताछ की जाती है। तब लड़का बोलता है कि सर, मेरे साथ झगड़ा हुआ था, लेकिन मैं कभी खून नहीं कर सकता हूँ श्रेयांशु का। उसके बाद लड़का के घर वालों बोलते हैं कि साहब, ये लड़का कैसे खून कर सकता है। उसके बाद पुलिस तो समझ जाती है कि श्रेयांशु का कत्ल करने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि पंकज का ही कोई नजदीकी है हो सकता है। चूंकि पंकज के घर में एक कुत्ता भी है, जो घर के अंदर अगर कोई अजनबी प्रवेश करेगा तो वह जरूर भौंकता, जबकि कुत्ता भी कुछ नहीं बोलता है। जबकि श्रेयांशु का कत्ल भी हो जाता है और कुत्ता शांत का शांति रहता है। उसके बाद पुलिस आसपास के लोगों से पूछती है कि किसी को पंकज के घर में जाते हुए देखा, लेकिन सब कोई मना कर देता है कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा किसी को आते हुए और ना ही जाते हुए। उसके बाद पुलिस को पूरा का पूरा भरोसा हो जाता है कि पंकज के घर में एंट्री करने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि पंकज का खास कोई होगा जो आता जाता रहा होगा। पुलिस सबसे पहले अज्ञात अपराधियों के विरोध में धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करती है, और उसके बाद फिर पुलिस छानबीन शुरू करती है अपने तरीके से। पुलिस इस केस को छानबीन करने से पहले पंकज और उसकी पत्नी दोनों का मोबाइल कॉल डिटेल चेक करती है। हालांकि दोनों के मोबाइल नंबर में कोई भी संदिग्ध मोबाइल नंबर नहीं मिलता है, लेकिन शांता के मोबाइल में एक नंबर से ज़्यादा कॉल आया था और उस नंबर से काफ़ी ज़्यादा बार बात भी हुआ था। जब पुलिस इस नंबर के बारे में
शांता से पूछती है तो बोलती है कि ये बचपन की मेरी सहेली है। और जब पुलिस इस नंबर का डिटेल निकालती है तब मालूम पड़ता है कि ये कलकत्ता की रहने वाली इलाका वाल्डगंज की है। अब पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कैसे कोई घर में घुसकर कत्ल कर सकता है। अब पुलिस पंकज की गली में कुछ सीसीटीवी लगे थे। जब सीसीटीवी को चेक करती है तब मालूम पड़ता है कि घटना के टाइम ही एक महिला जो मास्क लगाई है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जाती हुई दिखाई दे रही थी। जब पुलिस इस महिला को देखती है तब उसके ऊपर शक हो जाता है। जब पुलिस इस महिला के बारे में पता लगाती है तब मालूम पड़ता है कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि शांता की बचपन की सहेली इशरत परवीन ही है। जब पुलिस इशरत परवीन के मोबाइल चेक करती है तब मालूम पड़ता है कि 18 फरवरी 2024 के जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन के करीब 2 बजे के आसपास इशरत परवीन का मोबाइल का लोकेशन वाल्डगंज का ही दिखाई दे रहा था। पर 2 बजे के आसपास इशरत का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ हो गया था और फिर करीब 6 घंटे के बाद यानी 8 बजे के आसपास इशरत का मोबाइल नंबर ऑन हो जाता है। जैसे ही इस तरह का डिटेल मिलता है उसके फ़ोन में पुलिस सोच में पड़ जाती है कि जब इशरत का मोबाइल 2 बजे से लेकर 8 बजे तक बंद था तो फिर इस इलाके में इशरत परवीन किससे मिलने आई होगी। इसी शक के आधार पर पुलिस इशरत परवीन के अपने कस्टडी में ले लेती है और तब पुलिस इशरत परवीन से पूछताछ करती है कि तुम्हारा मोबाइल 6 घंटा बंद क्यों था और तुम इसी बीच कौन नगर में क्या करने और किससे मिलने आई थी। चूंकि इस इलाका में तुम्हारी सहेली के अलावा और किसी से पहचान नहीं है तुम्हारा। अब पुलिस जब इस कई तरह के सवाल इशरत से करता है तब इशरत घबरा जाती है और वो कुछ बोलती नहीं है। उसके बाद इशरत परवीन सब कुछ कबूल कर लेती है। उसके बाद इशरत परवीन बोलती है कि श्रेयांश का हत्या कोई और नहीं बल्कि मैंने ही किया हूँ, लेकिन इस हत्या में मैं ही शामिल नहीं हूँ, श्रेयांश की माँ भी शामिल है। जैसे ही इशरत परवीन बोलती है कि शांता भी शामिल है पुलिस को भी पहले अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। उसके बाद पुलिस शांता को भी लेकर कस्टडी में पहुंचती है और शांता जैसे ही थाना पहुंचती है और अपने सामने सहेली को देखती है तब समझ जाती है कि सारा मसला उजागर हो गया है। तब शांता भी अपने गुनाह कबूल कर लेती है और तो और इस घटना की कहानी भी पूरा बता देती। दरअसल जब शांता की शादी नहीं हुई थी, शांता के इलाका के ही इशरत परवीन दोनों बचपन से अच्छी दोस्त थी और जब भी वो कहीं भी जाती तो दोनों साथ जाती। इसीलिए शांता और इशरत परवीन काफ़ी ज़्यादा गहरा दोस्ती हो गया था। अब जैसे जैसे समय बीतता गया और ये दोनों जवान होती गई और इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ हो गया था। और एक दिन की बात है, शांता अपनी सहेली इशरत परवीन को अपने कमरे में बुलाती है और दोनों आपस में समलैंगिक संबंध बनाते हैं, जबकि शांता की माँ कहीं काम की वजह से घर से बाहर गई हुई थी। अब ये दोनों जब भी मौका मिलता था आपस में समलैंगिक संबंध बनाती थी। इसी बीच शांता की माँ शांता की शादी तय कर देती है पंकज शर्मा से और शादी करके शांता अपने पति के साथ रहने लग जाती है और वहीं पर शांता भी एक कंपनी में काम करने लग जाती है। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे उसको यानी अपनी सहेली को याद आने लगा और जब भी उसको मौका मिलता था अपनी सहेली को बुलाकर समलैंगिक संबंध बनाती थी। जब इसका पति घर पर नहीं रहता था तब इसी बीच शांता को एक लड़का होता है और अब वह अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन अपनी सहेली को भुला नहीं पाती थी। इसी बीच एक दिन वह इशरत परवीन को घर पर बुलाती है और फिर समलैंगिक संबंध बनाते वक्त पंकज शर्मा कहीं से आ जाता है और ये दोनों को देख लेता। फिर इशरत परवीन वहाँ से चली जाती है, लेकिन अपनी पत्नी को शांता को काफ़ी ज़्यादा फटकार लगाता है, लेकिन शांता को इस फटकार से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और जब भी मौका पाकर वो अपनी सहेली को बुला लेती थी। और इसी बीच जब इन दोनों के बीच समलैंगिक संबंध बन रहा था तभी शांता का बच्चा यानी श्रेयांशु इन दोनों को नग्न अवस्था में देख लेता है। उसके बाद ये दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, कहीं श्रेयांशु किसी को हमारे बारे में मत बता दे, इससे समाज में हम दोनों को काफ़ी ज़्यादा बदनामी होगी। और फिर इशरत परवीन अपने घर चली जाती है ये बात बोलकर, लेकिन इशरत परवीन को काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लग जाती है श्रेयांशु के बारे में सोचकर। एक दिन वह हिम्मत करके अपनी सहेली को कॉल करती है और अपनी समाज में इज्जत नीलाम न हो उसके लिए हम दोनों को श्रेयांशु को जान से मारना होगा, नहीं तो समाज में
हम दोनों किसी के मुंह तक नहीं दिखा सकते हैं। उसके बाद ये दोनों ने मिलकर आपस में प्लान के तहत यानी 18 फरवरी 2024 के दिन इशरत परवीन अपने घर से निकलती है दोपहर के टाइम और अपना फोन भी बंद कर देती है और इधर आ जाती है। अपनी प्लान के तहत अपने पति को कुछ खरीदने के लिए कहीं बाहर भेज देती है। उसके बाद इशरत परवीन शांता के घर सीधे पहुंच जाती है और इस समय श्रेयांशु भी खेल रहा था। उसके बाद दोनों ने मिलकर श्रेयांशु को पकड़कर एक टूटे हुए टेबल को लकड़ी लेकर श्रेयांशु के सिर पर काफी ज्यादा वार किया जाता है। लेकिन जब श्रेयांशु चिल्ला रहा था उसके बाद उसकी माँ यानी शांता अपनी टीवी की वॉल्यूम बढ़ा देती है जिससे घर का आवाज बाहर नहीं जा सकता। उसके बाद दोनों ने मिलकर उसको काफी पीटती। जब उसके बाद घर से रखे गणेश की मूर्ति से भी उसके सिर पर काफी ज्यादा बार वार किया जाता है, लेकिन तब भी वो इन दोनों को तसल्ली नहीं हुआ तो घर के किचन में रखे चाकू से उसका हाथ पैर नस भी काट देती है, सब जिसके वजह से श्रेयांशु की मौके पर मौत हो जाती है। इसके बाद शांता इशरत परवीन को अपने घर भेज देती है और थोड़ी देर बाद वह खुद भी घर से बाहर चली जाती है और फिर थोड़ी देर बाद मार्केट से अपने घर पर पहुंचते तब अपने लड़का का डेड बॉडी को देखकर जोर जोर से चीखने और चिल्लाने को ढोंग करने लग जाती है। वाकई में जब ये शांता ने पूरी कहानी पुलिस को बताती है तब इस सुनने के बाद खुद उसके पति यानी पंकज को खुद विश्वास नहीं होता है कि एक अपने बेटे को कैसे निर्मम तरीके से हत्या कैसे कोई कर सकता है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पर गंभीर धारा आरोप करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, ये पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।